अपनी संतान को वर्तमान युग की आवश्यकतानुरूप तैयार करने वाले समस्त समत सम्मानित अभिभावक गण में श्री संतोष श्री अरविंदो सोसाइटी के रूपांतर कार्यक्रम के प्रतिनिधि के रूप में आप सभी का अभिनंदन करती हूँ और साथ ही उन व्यूअर्स का जो आप सभी देखते हैं, सुझाव देते हैं, अपनी अटेंडेंस यानी अपनी उपस्थिति हमारे सामने दर्ज कराते हैं और हमारे सभी श्री अरविंदो सोसाइटी के सभी कार्यक्रमों को शेयर करते हैं, उनका भी हम सभी हार्दिक रूप से आपको आभार व्यक्त करते हैं। बहुत पुरानी कहावत है, पहले तोलो फिर बोलो, क्योंकि उससे क्या होता है कि बोले हुए जो शब्द हैं वो कभी वापस नहीं आते, और अगर आते भी हैं तो सिर्फ सिर्फ कुछ प्रतिक्रिया रूप में, कुछ इस प्रकार की प्रतिक्रिया के रूप में कि या तो मौन होकर या मुखर होकर। मौन होकर भी आपको क्या कहते हैं डिप्रेशन में लेकर आते हैं, और मुखर होकर के एक माहौल को, वातावरण को खराब करते हुए चले जाते हैं। इसीलिए हम सभी अभिभावकों की आवश्यकता है कि हम अपने व्यवहार को बातों के माध्यम से हमेशा संयत और संयमी बना करके रखें। और इसी कारण से हमने इसी बात को लेकर के हम पिछले सेशंस और कल का और आज का सेशन इसी बात को लेकर के कर रहे हैं कि जैसे ही बच्चों से बातें करने में हमने किया परिवर्तन, वैसे ही हो गया हमारी पेरेंटिंग में संशोधन। यानी हमारी अगर बातचीत का ढंग बहुत संयत और व्यवस्थित होता है तो हमारे बच्चों पर जो उसका जो प्रभाव पड़ता है वो बहुत ही सकारात्मक होता है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर अभिभावक अपने बच्चों के साथ जब भी बात करे तो उसकी आंखों में अपने बच्चे के प्रति स्नेह हो, उसके आंखों में स्नेह हो, बातों में मधुरता भरा हुआ उसके प्रति विश्वास हो। और जब भी उसके स्पर्श करे, जब भी वो अपने बच्चे को स्पर्श करे तो आत्मीयता हो, और जब भी अपने बच्चे के विषय में चिंतित हो तो उसके अंदर सुरक्षा की भावना हो। जब इस बच्चे को आपके की संतान को इस बात का ज्ञान होता है, आभास होता है, भान होता है, तो वो आपसे जुड़ता चला जाता है। और अगर आप चाहें तो तो अगर आप देखेंगे तो जैसे आप बहुत परेशान होते हैं, बच्चा बहुत जिद्दी है, वो जिद्दी बिल्कुल नहीं बनेगा, और ना ही कभी ऐसा होगा कि वो आपकी बात ना माने। क्योंकि आप एक मूर्तिकार हैं, आप एक मूर्ति को स्पष्ट कर रहे हैं। एक बार एक मूर्तिकार से किसी ने पूछा, भाई इतनी सुंदर मूर्ति तूने कैसे बनाई? कि भाई मूर्ति तो पत्थर के अंदर है। मूर्तिकार बोला, भाई मूर्ति तो पत्थर के अंदर विद्यमान है, मैंने तो सब उसके अनुपयुक्त जो पत्थर के टुकड़े थे उनको हटा दिया है। वही काम तो आपको करना है, वही तो आप सब कर रहे हैं, करने की चेष्टा में लगे हुए हैं। आप एक सुंदर सी प्यारी सी, जैसी आप चाहते हैं आपकी कल्पना को साकार देने वाली मूर्ति की स्थापना करने जा रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि सफल पेरेंटिंग अगर हम देखें तो सफल पेरेंटिंग की कोई एक ऐसी परिभाषा नहीं है कि ये सफल पेरेंटिंग है। सफल पेरेंटिंग में तो एक प्रकार की एक सोच है, एक तरीका है। जैसे अब आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि कोई सास है, उसकी बहू आई तो उसने सोचा, मेरी सास ने तो मुझे बहुत परेशान किया था, मैं इसको उसी भांति प्रताड़ित करूंगी, उसी तरह से परेशान क्यों करूंगी जैसे कि मेरी सास ने मुझे किया था। परंतु दूसरी ओर क्या है, एक दूसरी सास है, वो सोच रही है कि मैं अपनी सास के द्वारा बहुत प्रताड़ित हुई, पर मैं इस सुकुमार कली को, इतनी प्यारी सी जो भावी योजनाओं को समेटे हुए है, भावी कल्पनाओं से युक्त एक नई नई कल्पनाओं को लेकर आई है, मैं उसकी कल्पनाओं को साकार करते हुए एक सुंदर व्यवस्थित उसे एक गृहस्थ का वातावरण दूंगी। तो क्या हुआ,
सिर्फ उसकी सोच में और उसके तरीके में परिवर्तन था। वही आपका हाल है कि आपकी पेरेंटिंग एक आपकी नई सोच है, एक आपकी नई तरीका है। अगर आप जैसा चाहते हैं, आप अपने बच्चे को वैसा ही व्यवस्थित कर सकते हैं। अब क्या कहते हैं, अभिभावकों ने अब आपकी जो बातों में वज़न होना चाहिए। आपकी जो बातें हों, ऐसी ना हो, उथली हुई बातें ना हो कि बच्चा सोचे कि मेरे पापा तो बस ऐसे ही कहते रहते हैं, मेरी मम्मी को तो हर समय कहने की आदत है। आपकी जो बातें हैं, वही वाली बातें होनी चाहिए, पहले तोलो, फिर बोलो। यानी कि वज़नदार बातों से बच्चे पर भी असर पड़ता है और बच्चा जैसा आप चाहते हैं, वैसा ही आकार ग्रहण करता है, यानी शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का। पेरेंटिंग जो है, जब हम अभिभावक भावक बनते हैं तो वो एक अनुभवों के माध्यम से स्वयं से उत्पन्न होती चली जा रही है। ये नहीं है, क्योंकि हर बच्चा अपने व्यक्तिगत विभिन्नताओं से युक्त है। जरूरी नहीं है कि हर प्रकृति वो समानता है। आप अगर किसी से पूछे मेरा बच्चा ऐसा करता है, मेरा बच्चा ऐसा करता है, तो आप उसके माध्यम से अगर अपनी पेरेंटिंग करने लगेंगे तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे। आपको अपने बच्चों को, जब आप अभिभावक बनते हैं, जब आप माता पिता बनते हैं, तो आपको अपने बच्चे को उसके अनुरूप ही ढालना पड़ता है और आपके अंदर पेरेंटिंग विकसित होती चली जाती है। आपके 2 बच्चे हैं, आप दोनों बच्चों को एक समान ढंग से पेरेंटिंग नहीं दे सकते, कर ही नहीं सकते, तो फिर पड़ोसियों के, जान पे रिश्तेदारों के बच्चों के माध्यम से आप कैसे पेरेंटिंग कर सकते हैं? तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि अभिभावक तत्व जो है, अभिभावकता जो है, वो अनुभवों के द्वारा होती है। आप छोटे सोचेंगे कभी-कभी तो कि आपको आश्चर्य होगा कि आपके घर की जो छोटी बच्ची है, वो अपनी गुड़िया से, अपनी डॉल से खेल रही है। उसको नहला रही है, उसको कपड़े पहना रही है, उसके बाल संवार रही है और वो साथ-साथ उस गुड़िया को बातें करते हुए तैयार कर रही है। अब आप अगर ध्यान से उसको देखेंगे तो उसके ऊपर पूर्ण रूप से उसकी माता का प्रभाव परिलक्षित हो रहा है। दूसरी ओर एक बेटा है, जब देखता है कि उसकी माता के प्रति उसके पिता का कैसा व्यवहार है, वो अपने कार्य के प्रति किस प्रकार से अनुशासित है, तो वो उसका जो रवैया है, वो बिल्कुल अपने पिता के अनुरूप होता चला जाता है। तो कारण क्या है? अभिभावकता अनुभव के माध्यम से सीखी जाती है। यानी कि वो बच्ची अपनी माँ से सीख रही है और पिता है, वो धीरे-धीरे उसके बाद थोड़े दिन बाद लुप्त हो जाती है, परंतु जब उसका कोई भाई-बहन, किसी बच्ची का कोई भाई-बहन आता है तो देखते हैं आप, उसके अंदर उसके प्रति फिर से एक माँ की तरह की ममता जाग जाती है। ऐसे छोटे भाई, कोई भाई होता है, उसकी छोटी बहन आती है तो उसके अंदर भी उसके प्रति लालन-पालन होता है। वो भी एक प्रकार से अभिभावकता का ही, आपकी पेरेंटिंग का ही थोड़ा-सा बीज रूप विद्यमान है। और यही पेरेंटिंग जब स्पष्ट होकर के समय आने पर मुखरित होती है, स्पष्ट होती है, तो वो एक बहुत अच्छा-सा रूप धारण कर लेती है। तो ये पेरेंटिंग कहाँ से आई? कैसे? आपके माता-पिता के व्यवहार के द्वारा। तो हम जो बातें कर रहे हैं, हम जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, हमने आप लोगों को बताया कि हम बातों के माध्यम से बहुत अच्छी पेरेंटिंग करते हैं। जब भी हम अपनी बातों करने में प्राचीन बातों से नवीनता की ओर जाते हैं, जैसा कि मैं कह रही हूँ कि आप वर्तमान युग के अनुरूप अपने बच्चों को व्यवस्थित करने वाले हैं, उनको आवश्यकता रूप तैयार करने वाले हैं, तो आपको कुछ अपनी बातों में कुछ टिप्स को फॉलो करना पड़ेगा, कुछ रूल्स को बनाना पड़ेगा। अब तक के जो रूल्स थे वो आपको समझ में भी आ गए होंगे, उसको मैं ना दोहराते हुए, उसकी पुनरावृत्ति ना करते हुए, रिपीट ना करते हुए, अब मैं आगे की बातों पर चलती हूँ। आइए आज हम बात कर रहे हैं कि हम बच्चे से अ, हम बच्चे से कहें कि ऐसा इसलिए क्योंकि। अब बच्चा जो है, इन छोटे से जो आपके सेंटेंस हैं, वो सेंटेंस आपके बच्चे के बाल मन के अंतर मन में इस तरह से प्रवेश कर पाते हैं कि उसका एक व्यक्तित्व सुव्यवस्थित हो जाता है, एक सुस्पष्ट हो जाता है। कारण आपने कहा ऐसा इसलिए क्योंकि, यानी बच्चा आपका लेट कर पढ़ रहा है। आपने एकदम कहा बेटा लेट कर नहीं पढ़ा करते, आंखों पर
जोर पड़ता है, आपकी आँखें कमज़ोर हो जाएँगी और आपका जो बैठने का ढंग है वो प्रॉपर वे में नहीं है, आपको परेशानी होगी। तो बच्चे ने समझ लिया कि मम्मी ने जो बात बताई मुझे वो बिल्कुल सही है। वो मेरे शरीर के व्यवस्था के लिए, मेरी फिटनेस के लिए ऐसा कह रही हैं। और वो फिर से जब भी वो इस तरह का करेगा उसकी मम्मी की उसकी बातें जो हैं याद आएगी। अगर आपने कहा उठ, बैठ, चल किस तरह से बैठा हुआ है, तो क्या होगा? वो उस समय तो उठकर बैठ जाएगा, परंतु अंदर-अंदर आपके प्रति आक्रोश से भर जाएगा। तो हम जो बात कर रहे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चे को हम एक तर्क संगत ढंग से त संगत ढंग से उसके अंदर उस बात को, उस व्यवस्था को आरोपित कर दें। अब ऐसा ही आप देखिए कि किचन में आपके आपने कुछ डोंगा है, किसी ने उघाड़ कर रख दिया, डोंगे में सब्जी है, सब्जी को उखाड़ कर यानी कि खुला हुआ छोड़ दिया। आपने अपनी बेटी से कहा, "सुनो, इसे बंद कर दो।" अब आपने उसका कोई तर्कसंगत कारण तो बताया नहीं। बच्ची ने रख दिया, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ना वो आगे से इस बात को सोचेगी। परंतु आपने उससे कहा, "बेटा, इसको ढंग से रखो, ये खाने की वस्तु है, अगर इसमें कोई कीटाणु गिर जाता है, जीवाणु गिर जाता है, तो ये हमारे हमारे पूरे शरीर को खराब कर देगा, हम किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाएँगे।" जब आपने ऐसा कहा, तो बच्ची ने तुरंत उसको ढका और आगे से उसके अंतर्मन में एक बात बैठ गई कि भोजन की वस्तु को हमें कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। इसी तरह कई बच्चे क्या होते हैं कि दूध ही नहीं पीते। हुँ? अब आपने कहा चल उठ दूध पी, खड़ा होके दूध पी, ये कोई नहीं जल्दी से दूध पी के हट जाओ, सो जाओ पढ़ के ये करके। परंतु आपने कहा कि कई बच्चे तो बहुत ही शैतान होते हैं। क्या करते हैं माँ-बाप से डर के दूध का ग्लास तो ले लेते हैं और कई मैंने वो न सीरियल्स वगैरह में देखा है कि बच्चा जाके सिंक में उड़ेल आया दूध और बच्चे उससे बड़ा कनेक्ट होते हैं क्योंकि वो भी चाहते हैं कि हम भी ऐसा ही करें, मम्मी-पापा को परेशान करें, हमें पीना ही नहीं है दूध, हमें नहीं अच्छा लगता, उसमें मलाई है, कई बच्चे कई बार करेंगे, इसे छान के लाओ, ऐसे करके लाओ। पर आपने उसको ये नहीं उसका तर्कसंगत रूप नहीं बताया। आपने उसको ये नहीं बताया, बेटा दूध आपके शारीरिक और मानसिक ग्रोथ के लिए, आपकी मेंटल ग्रोथ के लिए, आपकी फिजिकल ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक है। हैं? अगर तब भी बच्चा नहीं पी रहा, तो आपने क्या किया अपनी ही कहानी सुनाई, अपने आप ही बना कर के। बेटा जब मैं बहुत छोटा था, मुझे भी दूध नहीं अच्छा लगता था। जब मैं दूध नहीं पीता था तो एक बार तो ऐसा हुआ मैं बहुत ही बीमार पड़ गया, इतना बीमार पड़ गया मैं उठ ही नहीं सकता था, ना कुछ कर सकता था और फिर पता है कई दिन बीमार रहा यहाँ तक कि मेरे को इंजेक्शन लगे और जब इंजेक्शन लगे तब जाकर मेरे अंदर हिम्मत आई और फिर इतने दिन स्कूल नहीं जा पाया। तो क्या हुआ कि मैं पढ़ाई में पिछड़ गया, मेरे बाकी दोस्त आगे निकल गए। वो जो काम मैं पहले बहुत तेज़ी से कर सकता था, जिन दिनों मैं दूध पीता था शौक से, तो मैं क्या कहते हैं उन कामों को करने में भी पिछड़ने लगा। अब बच्चे के मन में आया कि नहीं, जब मेरे पापा इस तरह के हैं क्योंकि माँ-बाप को बच्चा अपना रोल मॉडल मानता है। जब बच्चा रोल मॉडल मानता है तो वो सोचता है मैं अपने पापा की तरह से बनूँ और पापा ने तो वो ऐसी बातें उसके मन में घर करके डाल दी, उसके मन में व्यवस्थित कर दी कि बेटा दूध पीना बहुत आवश्यक है, आपके शारीरिक और मानसिक ग्रोथ के लिए वो बहुत ज़रूरी है। और बच्चे ने उसी दिन से दूध पीना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने उसको तर्कसंगत बात से कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इसमें एक कारण था। तो इसीलिए अब आप कभी-कभी देखिए आप जब स्कूल में पढ़ते थे, तो आपके जो टीचर जो है एकदम आप पर ऑर्डर चलाते थे और ये करते थे, ये करो, वो करो, ये करो और जो है तो आप उस समय तो उनके सामने थे, फिर एक-दूसरे की तरफ कनखियों से देखते थे, हँसते थे और फिर आगे बढ़ जाते थे। परंतु जो टीचर्स आपको बहुत प्यार से उसका एक वैज्ञानिक तर्क संगत ढंग से बात समझाते थे, वो आपके मन में घर कर जाते थे और उनके प्रति आपके अंदर आदर भाव पैदा हो जाता था। जब आपके अंदर उनके प्रति आदर भाव हो जाता था क्योंकि उनके तर्क संगत बात कहने पर, तो आप क्यों नहीं अपने बच्चों के साथ तर्क संगत बातें करते? तो ऐसा है, जब भी आप अपनी बात को बच्चे से कहें, उसके साथ-साथ उसका एक सटीक
तर्क भी उसको बताते हुए चलें। उससे क्या है, उस बच्चे की जो बुद्धि है वो भी प्रखर होगी और वो आपसे कभी जिद नहीं करेगा और आपके प्रति आदर भावना करेगा और उसके मन में आपके प्रति विश्वास और आस्था जन्म ले लेगी। तो जो लोग कहते हैं ना कि हमारे बच्चे हमारी नहीं सुनते, आप ये कहेंगे अरे हमारे बच्चे तो आपकी बहुत ही अच्छी तरह से सुनते हैं। तो क्या है, तो आपने विज्ञान और अनुशासन का अद्भुत समन्वय अपने परिवार के अंदर कर दिया और आपके बच्चे आधुनिक रूप से वर्तमान युग की आवश्यकता के अनुरूप स्पष्ट बनते चले गए। अब इसी के साथ-साथ जो था कि यही बच्चे भावी जीवन में इस वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप की वर्तमान जीवन की आवश्यकता के अनुसार भावी जीवन को ढाल सकेंगे। तो आपकी पेरेंटिंग से उनके जीवन में कितनी सरलता व्याप्त हो गई। और इसीलिए मैं आपसे एक अनुग्रह करूँगी, अनुरोध करूँगी कि बच्चों को के से बोलने से पहले उन्हें सुनना आपको सीखना चाहिए। जब आप सुनते हैं अच्छी तरह से, उससे एकदम उसकी प्रतिक्रिया नहीं देते, तो बच्चा जो है अपनी बात को स्पष्ट रूप से रख पाता है। हम क्या करते हैं कभी-कभी गलती में अपनी प्रतिक्रिया पहले देने लगते हैं, अच्छा, अच्छा चुप है, हाँ, 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 मुझे पता है, ये वाली बात है। तो वो जब हम प्रतिक्रिया देने लगते हैं तो बच्चे के का जो मुखरता है वो अस्पष्ट हो जाती है। बच्चे की जो कहना चाहता है, अभिव्यक्ति है, वो अस्पष्ट हो जाती है और वो अपनी बात को अभिव्यक्त नहीं कर पाता। इसलिए उसको ध्यान दीजिए, उनकी बातों को और उसकी जिज्ञासा को भली प्रकार से सुनिए, फिर उसके बाद उसके तर्क संगत होकर के उसकी प्रतिक्रिया दीजिए। एक बच्चे को हमें हमारी शिक्षा तक ही सीमित नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो दूसरे समय में पैदा हुआ है। हमेशा ध्यान रखिए कि आप जो है बच्चे को अपनी शिक्षा तक सीमित नहीं रखिए। देखिए, शिक्षा तो एक अनवरत प्रक्रिया है, शिक्षा तो आगे बढ़ती चली जाएगी। अब आप देखेंगे आपके समय में जो पढ़ाई होती थी, आज के समय की पढ़ाई कितनी भिन्न है और आगे होने में और भी भिन्न हो जाएगी। जब आपके बच्चों का भविष्य होगा, आपके बच्चे आगे चलेंगे, तो उसमें तो कितना परिवर्तन आ जाएगा। तो आप अपनी शिक्षा तक उसे सीमित मत रखिए, उसे आगे बढ़ने दीजिए, उसको क्योंकि वो दूसरे समय में पैदा हुआ है, उसकी की तुलना अपने पीछे के समय से मत करिए। तो ये है, इसलिए उसका पोषण आप तर्क संगत आधार पर करिए। आप उसे जो पोषण दे रहे हैं, उसको जो समझा रहे हैं, उसको हमेशा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तर्क संगत ढंग से करिए। अन्यथा वो उन बातों में सिमट कर रह जाएगा, उन बातों में जिसके अंदर वो ताने-बाने में उलझ जाएगा। जब वो ताने-बाने में उलझेगा तो उससे निकलने में उसे बहुत कठिनाई होगी। जब आप उसको एक स्पष्ट आकार दे रहे हैं, स्पष्ट मार्ग दिखा रहे हैं, स्पष्ट स्थिति दिखा रहे हैं, तो वो बड़े आराम से आगे भावी जीवन के लिए तैयार होता रहेगा। तो इसीलिए हम बच्चों से केवल एक सेंटेंस हमेशा कहें, बेटा ऐसा इसलिए क्योंकि। अब हम दूसरे सेंटेंस पर आते हैं। इस अब क्या है कि इसका क्या होगा बेटा? हैं? या इससे क्या होगा? इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, इस सेंटेंस के माध्यम से कि वस्तुओं की उपयोगिता को समझाने में ये सेंटेंस बड़ा सहायक होता है। अब आजकल एक बहुत बड़ी, शायद आप भी समस्या देख रहे होंगे, इस समस्या से ग्रस्त होंगे या आपको ये बातें बहुत परेशान करती होंगी। अर्बन मिडिल क्लास फैमिली जो है, वो क्या करती है कि बच्चों को बच्चों को नई से नई चीज आवश्यकता नहीं है, तब भी वो चीज पकड़ा देती है। और जब वो पकड़ा जाती है तो क्या वो उसकी वैल्यू समझती है? तो इससे क्या होता है, बच्चे चीजों की वैल्यू नहीं समझते। तो जब हम इससे कहते हैं बेटा इससे क्या होगा, तो बच्चा कुछ तो सोचेगा कि हाँ पापा इससे होगा क्या, हमने ये चीज ले तो ली। अब कई बार आप देखोगे कि 9 साल का बच्चा है, अब इस समय ऑनलाइन की बड़ी आवश्यकता हो गई घरों में, तो एक ये ज़रूरी हो गया था। तो 9 साल के बच्चे को आईफ़ोन ला कर के दे दिया माँ-बाप ने। अब जब माँ-बाप ने 9 साल के, क्या आप सोचेंगे ये तर्कसंगत है, ये कोई सही बात है? आपने उसको चीज़ों की वैल्यू समझनी सिखाई? नहीं, वो तो
तो उसको की वैल्यू समझेगा ही नहीं। ये तो आपने क्या किया, एक फैशन और स्टेटस सिंबल को बना दिया। उसकी आवश्यकता को तो आपने देखा ही नहीं। और बच्चे के लिए इतने महँगे फ़ोन की कोई वैल्यू ही नहीं रही। उससे क्या हुआ कि बच्चे ने उसकी वैल्यू तो छोड़ ही दी करनी, उसने मेहनत करनी भी छोड़ दी। और इसके साथ उसको एक आपने शॉर्टकट का तरीका सिखा दिया। अब अगर आपने इस शॉर्टकट को अगर ध्यान से देखें, जो आपने उसको शॉर्टकट का तरीका दे दिया, भावी जीवन में क्या वो मेहनत करना सीखेगा, मेहनत से उपलब्धियों को पाना शुरू करेगा। जो बच्चे नकल करते हैं, जो बड़े-बड़े लोग, बड़े होकर के लोग रिश्वत लेते हैं, वो सब इसी का नतीजा होता है। ये आपको अजीब तो लगेगा सुनने में, पर मैं जहाँ तक सोचती हूँ, ये मेरे अपने विचार हैं, कि जब हम बच्चे को मेहनत नहीं कराते, उसको सारी चीज़ें ऐसे उपलब्ध करा देते हैं बिना कठिनाई के, बिना आवश्यकता के, तो बच्चा उसकी वैल्यू नहीं समझता और आगे चलकर वो शॉर्टकट अपनाता है। और शॉर्टकट का नतीजा आप देखिए कि सामाजिक रूप से एक विकार हो जाता है, सामाजिक विकार की तरह से होता है। बाद के परिणाम तो जो पुलिस-वुलिस पकड़ती है, कुछ होती है, वो तो बाद की बात है। परंतु आपने तो एक भावी जीवन को अव्यवस्थित कर ही दिया, क्योंकि बच्चा ऐसा नहीं था। गलती किसकी थी? हम माता-पिता की। तो अब आप सोचो, जब आप छोटे थे, तो अगर आपको ₹1 की जगह कभी ₹5 मिल जाते थे, आप कितने प्रसन्न होते थे। पर आपने अपने बच्चे को इतनी चीज़ें दे कर के उसकी प्रसन्नता को तो खत्म कर दिया। आपको कभी-कभी जब मिठाई मिलती थी, तो आपको कितना अच्छा लगता था, आपने कितने प्रसन्न होते थे। तो कहते थे, "अरे वाह! आज तो हमारे घर में मिठाई बन रही है, आज तो हम मिठाई खा रहे हैं।" परंतु जिसको रोज़ मिठाई मिलती हो, वो उसकी वैल्यू क्या समझेगा? उसको तो कभी भी नहीं समझेगा। आप याद करो, जब आपको पिज़्ज़ा, बर्गर आप लाते हैं दें, तो बच्चे खुश होते हैं, परंतु रोज़-रोज़ पिज़्ज़ा, बर्गर जब खिलाते हैं, तो बच्चे उस पिज़्ज़ा, बर्गर की कोई वैल्यू समझते हैं? नहीं समझते। उनको पता ही नहीं ये ₹500 का, ₹600 का पिज़्ज़ा आ गया है, हैं? अब वो उनके सामने तो ऐसे ही पड़ा रहता है। तो आप ये सोचो, जब आपने पहली सैलरी ली, अब तो उस सैलरी से आपने जो चीज़ खरीदी पहली बार, वो आपको कितनी आह्लादकारक होगी। आप कितने उछल रहे होंगे, आज मैंने ये चीज़ खरीद ली, आज मैंने मुझे भी याद आ रहा है इस समय कि जब मेरी बेटी की पहली अर्निंग थी, पहली सैलरी आई, तो उसने चुपचाप एक सीक्रेट रखते हुए, सस्पेंस रखते हुए मुझे एक बहुत सुंदर नक्काशीदार मंदिर लाकर दिया। और मैं इतनी अभिभूत हो गई, मैं तो अभिभूत थी, पर उसके आत्मविश्वास देखने लायक था कि मैंने आज अपनी माँ को अपनी सैलरी से, पहली सैलरी से एक मंदिर लाकर दिया। उसी तरह से मेरे बेटे ने जब मेरे को अपनी पहली सैलरी से कंगन ला कर के दिए, क्योंकि उसको पता था मेरी माँ के पास कंगन नहीं है, तो जब उसने उस कंगन को देखा, लाकर दिया, तो उसका आह्लाद रात के 2 बजे का देखने लायक था। वो आह्लाद, उसको एहसास करना, मैं समझ नहीं पाती कि मैं कितनी एक भावातिरेक से युक्त थी, और उससे भी अधिक भावातिरेक से युक्त मेरा बच्चा था। क्यों? क्योंकि वो उस चीज़ की वैल्यू समझता था। साथ-साथ उसकी माँ भी समझती थी, उसका पूरा परिवार उस चीज़ की वैल्यू समझता था। तो उस आनंद को आप क्यों नष्ट कर देते हैं? उस आनंद को एहसास करो। एक बार मैं एक आपके इसमें आपके जैन धर्म का एक प्रमुख सिद्धांत है, अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब भी ये है कि आवश्यकता से अधिक संचय ना करना। तो ये कितनी आवश्यक वस्तु है। इस चीज़ को जो भी समझदार लोग हैं, जिन लोगों ने भी अपनाया, वो हमेशा उच्च स्थिति पर पहुँचे। ये मेरा अपना मानना है, अपना अनुभव है कि मैं मानती हूँ, जिन व्यक्तियों ने वस्तु की वैल्यू को समझा, करा, तो वो उस वस्तु को भली प्रकार से उपयोग में ला सके, उसकी उपादेयता समझे, और उन्होंने उसका भली प्रकार से उपयोग किया। एक बार मैं एक उद्योगपति की स्पीच सुन रही थी। उन्होंने एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं वो, उनका नाम मैं इस समय नहीं लेना चाह रही। तो उन्होंने एक सेंटेंस बताया था, जो कि मुझे अपने जीवन में बहुत अच्छा लगा। मैंने औरों को भी बताया कि जब भी कुछ नया खरीदो, तो उसके स्थान से पे उपयुक्त होने वाली जो पुरानी वस्तु है, उसे पहले किसी को दो। उसके बाद ही अपनी कबर्ड में उसको रखो। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि यदि आप अपनी 4 शर्ट खरीद कर लाते हैं, तो अपनी पिछली 4 शर्ट निकाल कर के किसी ज़रूरतमंद को अवश्य दे दो। क्योंकि ऐसे ही अब आपके बच्चे के
का नया बैग आता है, तो क्या होता है कि वो पुराने बैग की तरफ ध्यान नहीं देता। शूज़ आते हैं तो वो नहीं देता उसको ध्यान, और उसको ऐसे पकड़-पकड़ के फेंक-फेंक के कर देता है। तो एक रहीम का दोहा है ना, रहीमन देख बड़े इनको, लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई तहाँ कहा करे कि तरीवार। आप बच्चे को सिखा सकते हैं, बरसात का मौसम है, आप पुराने शूज़ पहन सकते हैं। ये बैग किसी ज़रूरतमंद के पास, जिसके पास बैग नहीं है, उसको दे कर आओ। उस बच्चे के माध्यम से ही आप दिलवाइए उस वस्तु को, क्योंकि आप उससे सीधे पूछिए, "इसका क्या होगा बेटा?" अब बेटा फिर अपने आप दिमाग में लगाए, "पापा उसके पास नहीं है। हमारे यहाँ जो काम करती है या वो व्यक्ति, वो बच्चा है, स्कूल जाता है, उसके पास थैला नहीं है, उसके पास बैग नहीं है, मैं उसको दे आता हूँ।" तो आप उसको सहर्ष अनुमति दीजिए और उसकी पैडिंग करिए, उसके कंधे थपथपाइए कि मेरे बेटे ने इस तरह की बातें सोची। तो इस तरह से जब बच्चा अपने बैग देता है, शूज़ देता है, शर्ट देता है, तो उसके अंदर भी आत्मविश्वास होता है। साथ-साथ उसके अंदर कर्तव्य निष्ठा टा होने की, दूसरे के प्रति ईमानदार होने की, और साथ-साथ उसके अंदर जो दानशीलता की भावना है, वो सब आपके मानवीय मानवीय गुण, वो सभी मानवीय गुणों को आपने उसमें आरोपित कर दिया। तो सिर्फ़ एक बात से इसका क्या होगा बेटा? इसका क्या करेंगे? तो आपने उसके माध्यम से उसको चीज़ों की वैल्यू समझा दी। तो इसलिए हमेशा बच्चे को एक पर्सनल स्पेस ज़रूर दीजिए, जहाँ पर वो अपने सामान को व्यवस्थित ढंग से रख सके, अपनी चीज़ों की वैल्यू समझे, कि अंधेरा भी हो तो उसमें से उठाकर ला दे। तो आपने उसको इसी माध्यम से एक अनुशासित बच्चा बना दिया। और एक बड़े बूढ़े कहा करते थे, खर्च करने से पहले कमाना सीखें। तो यानी कि खर्च करने से पहले आप कमाना सीखो, तब आप चीज़ों की वैल्यू समझोगे कि ये चीज़ किस किस तरह से आती है और हमें किस तरह से इसका उपयोग करें। तो बच्चा दुरुपयोग करना सीख जाएगा। आपने सिर्फ़ एक सेंटेंस कहा कि इसका क्या होगा बेटा? जैसे उसने कहा, आपके बच्चे के दिमाग की घंटी बज गई और उसने उसका एक उपाय, उसका समाधान ढूँढ लिया। तो उसने चीज़ की वैल्यू समझी, जब उसने चीज़ के वस्तुओं की वैल्यू समझना शुरू किया, तो वो बच्चे मानवीय गुणों से युक्त आपने बना दिया। अब एक अगला सेंटेंस जो मैं आपको उससे करने जा रही हूँ, वो है सेंटेंस, हाँ भाई, कल आप कुछ बता रहे थे। बच्चों के साथ बैठकर कहा, अब आप सोच रहे हैं ये तो माँ-बाप जो है जासूसी कर रहे हैं। किस तरह के पेरेंट्स हैं, ये जासूसी नहीं है। इस तरह से बातें करने से जब हम सही ढंग से बच्चों के साथ अपडेट होते हैं, तो क्या है, हम बच्चे को कनेक्ट करते हैं। बच्चा कनेक्टिविटी हमारे साथ फ़ील करता है, और ये सारी चीज़ें, हमारे ये जो सेंटेंस हैं, ये हमको करीब लाती हैं। अब इसका एक तरीका हो सकता है, हर समय तो आप नहीं उससे इस तरह की बातें कर सकते। आप घर में एक-एक निश्चित समय बना लीजिए। उस निश्चित समय में आप कहिए कि ये जो है, इवनिंग इवनिंग टॉक विद शेख। शेक है या टी है, जो लोग टी पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, या कुछ भी खाने-पीने की चीज़ है, इवनिंग में है, डिनर टाइम में, कोई भी समय एक निश्चित कर लीजिए। और उसमें कहिए, भई आज की पार्टी किसकी तरफ से है, कौन मेन्यू तैयार कर रहा है। उसमें आप घर के एक सदस्य से कहिए कि वो तैयारी सब लोग मिलकर करें, मेन्यू एक डिसाइड करेगा, और उसके बाद आप सब साथ बैठेंगे। उसके बाद आप गए, हाँ भाई, कल आप कुछ कह रहे थे। अब पहले उस बच्चे ने सब, उसके माध्यम से आप सब बैठे हुए बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके, उससे कहा, हाँ बेटा, इसको क्लास में क्या चला, एक बच्चे ने अपनी क्लास की बात बताई, एक बच्चे ने अपने खेल कूद की बात बताई। उसमें मम्मी पापा ने, पेरेंट्स ने खूब अच्छी तरह से रोचक ढंग से उन्हें सुना, हाँ इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, इस तरह से उन्होंने बात की। और उसके बाद जो है, कई बातों में, कभी कभी क्या होता है कि जब आप इस तरह की बातें करते हैं, तो बच्चा झिझकने लगता है, झिझक है, तो आप उस झिझक को महसूस करिए, उसको फ़ोर्स मत करिए, उसको मत कहिए कि जो है, बेटा तू अभी बता, क्या बात है? अभी बता, सारे के सारे, बल्कि उस बात को छोड़ दीजिए और अपनी जो अनुभव हैं, अपनी जो बातें हैं, उससे शेयर करना शुरू कर दीजिए। जब आप उससे शेयर करना शुरू करते हैं, तो आप जो हैं, धीरे-धीरे वो धीरे-धीरे बच्चा सहज महसूस करने लगता है। आप दोनों के अंदर, आप सभी के अंदर एक दोस्ताना व्यवहार बनता चला जाता है। जब वो दोस्ताना व्यवहार बनता चला जाता है, तो उससे क्या होता है कि
बच्चा सहज महसूस करने लगता है। जब उसके बाद बच्चे ने सहज महसूस किया, तो अगले दिन फिर आप बैठे उसी टाइम पर, क्योंकि ये तो आपका रूटीन बन गया। रूटीन में आप कुछ खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, रिश्तेदारों की भी बात हो रही है, खेल की भी, दोस्तों की भी, मम्मी अपनी सहेलियों की बता रही हैं, रिश्तेदारों की बात बता रही हैं, तो सब लोग एक साथ बैठे हुए बात कर रहे हैं। फिर आपने पूछा, हाँ बेटा, हाँ भाई, आप कल कुछ बता रहे थे। तो कल जो बच्चा जो झिझक रहा था, वो धीरे-धीरे से खुला, और उसने, हो सकता है कि बेटी ये बताना चाह रही हो कि उसको किसी ने प्रपोज़ किया है, या बेटा क्या बताना चाह रहा है कि मुझको ऐसा प्रपोज़ किया है। तो आपके सामने क्या हुआ, एक स्पष्ट स्थिति आ गई। आपने उसके माध्यम से सर्च करना शुरू किया कि वो बच्चा कैसा है, वो कैसा है। अब आपने अपने बच्चे को डायग्नोज़ कर लिया। जब आप डॉक्टर डायग्नोज़ कर लेता है, तो उपचार करना बहुत संभव हो जाता है, बहुत सहज हो जाता है। अब जब तक डायग्नोज़ नहीं हो पाती कोई बात, तो उपचार बहुत कठिन हो जाता है। तो पेरेंट्स ने बच्चे की समस्या को डायग्नोज़ कर लिया। कैसी भी समस्या, ये तो एक मैंने उदाहरण की तरह से कहा, कैसी भी समस्या है, तो उसने जो है, आपने उसके माध्यम से सारी चीज़ें देखी, और अपने अनुभवों के आधार पर उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लिया। जब आपने सॉर्ट आउट कर लिया, बच्चा भी खुश, आप भी खुश, और क्योंकि कुछ ना कुछ तो देखो घर में होगा ही। कहते हैं ना कि जहाँ 4 बर्तन होंगे खटकेंगे भी, और वो खटकना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम अपनी बातें नहीं, यहाँ पर खटकना शब्द यहाँ सटीक नहीं बैठ रहा। यहाँ पर तो समस्याओं की बात हो रही है, उसके साथ की समस्याएँ थी, माता-पिता ने, परिवार ने मिलकर उन समस्याओं को सॉल्व कर दिया। तो यही क्या हुआ, इससे बच्चों के अंदर, आपकी पेरेंटिंग में आपके परिवार के को तन और मन दोनों से पौष्टिकता मिल गई, क्योंकि आप भोजन भी कर रहे हैं, अच्छा सुस्वादु और स्वस्थ पौष्टिक आहार भी ले रहे हैं, साथ-साथ आपका मन भी, क्योंकि आपने मन की जो परेशानियाँ थी, मन का जो बेचैनी थी, वो भी अपने माता-पिता के सामने स्पष्ट कर दी। जब आपने माता-पिता के सामने स्पष्ट कर दी, अब बच्चा तो चैन की नींद सोएगा। माता-पिता उसके विषय में चिंतन-मनन करेंगे, और जब चिंतन-मनन करेंगे, तो कोई ना कोई समाधान निकाल लेंगे। तो सिर्फ़ एक ही बात से हमारे, हाँ भाई, कल आप कुछ बता रहे थे, तो बच्चों से अपडेट लेकर के, हर अपडेट को लेते हुए, बच्चे क्या कहते हैं, एक स्वस्थ मानसिकता के व्यक्ति बन गए, एक व्यक्तित्व का निर्माण हो गया। तो इसी में आप क्या करें, जैसे कि आप ये कर रहे थे, आप अपनी पार्टी करते थे, रोज़ आप एक साथ बैठते थे, उसमें हर किसी का एक टर्न ज़रूर बाँधते रहें, और इस तरह का एक वातावरण बनाइए अपनी सुविधा अनुसार। तो बस एक इस सेंटेंस से आप बहुत कुछ सीख गए। अब कहते हैं, रिश्ता बनाने से पहले निभाना सीखें। जब आपका रिश्ता एक अभिभावक का और बालक का, आपकी संतान का एक रिश्ता बनाए, तो उसे भली प्रकार से निभाना सीखिए। ये हमारे बड़े बूढ़ों की बातें होती थी कि रिश्ता बनाने से पहले निभाना भी सीखें। तो निभाएँगे कैसे? आप अपने गुणों के माध्यम से, अपनी स्किल से, अपनी योग्यता के माध्यम से आप उसको निभाना सीखें। तो माँ माँ और बाप दोनों ही इस बात के लिए उत्तरदायी हैं। भई बच्चा तो छोटा है, बच्चे से आप कैसे अपेक्षा करेंगे कि ये निभाएगा? निभाना तो आपको ही पड़ेगा, ये तो आगे चलकर अपने बच्चों के साथ निभाएगा। तो कभी मत सोचिए कि बच्चा निभाएगा, बच्चा ऐसे बोल रहा है। बच्चा क्यों बोल रहा है? बच्चा हमारी गलतियों की वजह से बोल रहा है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि माँ जब बच्चे को गोद में लेती है, हाथों से उठाती है और फिर कमर पर रख लेती है। यानी कि वो उस उस स्थिति तक बच्चे को दिखाना चाहती है, क्योंकि केवल कमर पर रखती है, जहाँ तक वो खुद देख सकती है। परंतु बाप क्या करता है, पिता जो है, उसको लेकर उछालता है, ऊपर को उछालता है, और जब उछालता है, इसका मतलब क्या है कि वो चाहता है कि मेरे बच्चे का विज़न, या मेरे बच्चे की सोच, मेरे बच्चे का दृष्टिकोण वो हो जो मैं भी नहीं देख सका। तो उसके माध्यम से तो माता-पिता दोनों ही एक एक पेरेंटिंग के उत्तरदायी हैं, अभिभावकत्व के उत्तरदायी हैं। जब माँ-बाप समायोजन के साथ अच्छी प्रकार से अपने बच्चे की पेरेंटिंग करते हैं, तो बच्चा हमेशा उच्च स्थिति पर ही पहुँचेगा। अब इसी तरह से ये कहते हैं ना, माँ ध्यान देती है आज के पोषण पर, परंतु पिता ध्यान देता है बच्चे के स्वयं के अर्जन पर।
खुद भविष्य में वो खुद किस प्रकार से अर्जन करेगा, पिता उस पर ध्यान देता है। तभी एक प संभव तभी ये सारा का सारा तभी संभव होगा, अपडेट होगा ये कि जब आप कहेंगे कि भई कल आप कुछ बता रहे थे। अगर आपके अंदर आप इस सेंटेंस का प्रयोग अगर अपने बच्चों के सामने करते हैं, तभी ये वाली पेरेंटिंग सफल हो पाएगी। क्योंकि किसी भी कार्य की उत्पत्ति जो होती है, वो मस्तिष्क में होती है। सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में उसका विचार होता है और फिर जब मस्तिष्क से में विचार होता है, तो सारा का सारा शरीर स्पंदित हो जाता है। तो हमारा जो शरीर में जब स्पंदन होता है, स्पंदित होता है, तो हमें अ, हमें बच्चे के मस्तिष्क में उस प्रकार के विचारों को, उस प्रकार के विचारों को, उस प्रकार के संस्कारों को आरोपित करना चाहिए, जिससे कि उसके बालक के शरीर का स्पंदन और स्पंदन तरंगित और स्पंदित भली प्रकार से हो। उसके अंदर ऐसी तरंगे पैदा हों, ऐसा स्पंदन पैदा हो कि वो एक अच्छे से अच्छे, उत्तम से उत्तम कार्य की परिणति कर सके, उत्तम कार्य को निभाने की परिणति, उसको उत्तम कार्य करके उसकी सफलता की में परिणत कर सके। इसी के साथ मैं आप सबसे का धन्यवाद देते हुए आपका आभार करती हूँ। यदि इस वक्तव्य के माध्यम से आपको कोई संशय उत्पन्न हुआ है या आप अपना कोई सुझाव दे रहे हैं या आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं, तो अवश्य बताएं। मैं आपकी बात सुनने के लिए तत्पर हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। अगर आपका कोई भी विचार इस समय नहीं है, तो आप चैट बॉक्स में डालिए और फिर हम उसका समाधान करेंगे। यदि आपके सामने कोई भी समस्या आ रही है, कोई भी किसी तरह की बात आप पूछना चाहते हैं, तो आप चैट बॉक्स में डाल दिया करें। हम उसी बात को लेकर के आगे आगे के अपने सत्र यानी अपना सेशन शुरू करेंगे, जो कि हो सकता है आपके लिए बहुत लाभकारी हो। धन्यवाद।